पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड ओडीआई के अंदर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी, ये वो सवाल है जिसका जवाब इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन और पाकिस्तानी क्रिकेट सहाफी जानने की सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। और जिस अंदाज में फर्स्ट ओडीआई मैच के अंदर पाकिस्तान को शिकस्त मिली थी, जिस अंदाज में पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी नाकाम हुई थी कि साइम अयूब, जिनके हवाले से यह कहा गया कि इनसे बेहतरीन अटैकिंग क्रिकेटर इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, वो 5 गेंदों के ऊपर 1 रन बनाकर आउट हुए और वो भी बोल्ड हुए। इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक, जिनको टेस्ट के अंदर चांसेस दिए गए लेकिन रिसेंट पास्ट के अंदर वो उन चांसेस को अवेल नहीं कर पाए। और फिर पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट ओडीआई मैच के अंदर भी 26 गेंदों के ऊपर उन्होंने 12 रन स्कोर किए। तो पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन ने कहा कि दिस इज द राइट टाइम कि अब जनाब जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनकी जानिब देखा जाए। मोहम्मद आमिर और इसके अलावा जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट्स थे उन्होंने यह बात की कि अब पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की बस हो चुकी है इस नाकाम जोड़ी को देख देखकर। और फिर इंटरेस्टिंगली आज फखर जमान की जानिब से एक पोस्ट आई, वो फखर जमान जिनको पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन ने बहुत ज्यादा मिस किया, और उनकी जो तस्वीर सामने आई है उसका जो कैप्शन है उसने अगेन जनाब जो क्रिकेटिंग सर्कल्स हैं वहां पर तहलका मचाकर रख दिया है। सो ऑल इन ऑल पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड मैच के अंदर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के अंदर क्या क्या तब्दीलियां होने जा रही हैं, इसकी डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। देन फखर जमान की ट्वीट क्या है या जो पोस्ट उन्होंने की उसने किस तरह से तहलका मचाया है, और फखर जमान की अब जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कब वापसी होगी, इसको भी जनाब आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो बड़े हैं मोहम्मद रिजवान, शाहिनशाह अफरीदी, बाबर आजम, इन तीनों को सेकंड ओडीआई मैच से पहले एक खुशखबरी मिली है। वो खुशखबरी क्या है ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने जनाब एक नया कप्तान पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया थर्ड ओडीआई मैच और उसके बाद T20 सीरीज के अंदर उतारने का फैसला किया है। और यह फैसला क्यों किया गया है, क्या पाकिस्तान के हाथ में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ चुकी है इस ओडीआई सीरीज को जीतने की, इसके ऊपर भी जनाब जो एनालिसिस है वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट करना है। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक जो घंटी वाला बटन है उसको प्रेस नहीं किया तो उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। और इसके अलावा भी जितने भी मेरे जनाब सब्सक्राइबर्स हैं पुराने, वो इस बात से आगाह हैं कि कभी भी ड्यूरिंग वीडियो मैंने वीडियो को लाइक शेयर या जो चैनल सब्सक्राइब है वो करने का नहीं बोला था, लेकिन चूंकि रिसेंट पास्ट के अंदर मेरा चैनल जो है वो जनाब एक शैडो बैन के अंडर आ चुका है। सो उस शैडो बैन से निकलने के लिए मुझे आप सबकी जो सपोर्ट है उसकी जरूरत है। सो कमेंट सेक्शन के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो आपने अपनी कीमती राय है उसका इजहार करना है, और आपके मुताबिक पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड ओडीआई मैच के अंदर क्या तब्दीलियां होनी चाहिए इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन जो है वहां पर अपनी राय जो है वो डालिएगा। अब आते हैं जनाब, सबसे पहले जो ऑस्ट्रेलिया ने एक नया करतब दिखाने की कोशिश की है, और पाकिस्तान के अंदर जो ज्यादातर सहाफी हैं वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हाथ में गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, क्योंकि जो थर्ड ओडीआई मैच है उसमें ऑस्ट्रेलिया के जो ओडीआई क्रिकेट के मेन फेसेस हैं वो हमें देखने को नहीं मिलेंगे। मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड पहले ही पैटर्निटी लीव के ऊपर हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पैट कमिंस वो भी अवेलेबल नहीं होंगे। मिचेल स्टार्क भी इस मैच के अंदर नहीं खेलेंगे। इसके अलावा मार्नस लैम्बेशाने जो हैं वो भी हमें इस मैच के अंदर चुके खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। और फिर जोश हैजलवुड, जिनको सेकंड ओडीआई के लिए बुलाया गया है, वो भी थर्ड ओडीआई में हमें खेलते हुए नहीं मिलेंगे। सो पाकिस्तान के पास एक एम्पल और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो जनाब ये जो न्यू और सेकंड स्ट्रिंग ऑस्ट्रेलियावी टीम है इसको उसके घर पर शिकस्त दे और पाकिस्तान जनाब कम से कम जो वाइट वॉश है उससे बच जाएगा। लेकिन मेरा अपना ये जाती जनाब ख्याल है कि पाकिस्तान की ये जो टीम है ना, इसके अंदर अगर रोल्स डिफाइन कर दिए जाएं तो ये टीम ऑस्ट्रेलिया की जो फुल स्ट्रेंथ टीम है
उसको ना सिर्फ टक्कर दे सकती है बल्कि उससे मैच भी जीत सकती है, अगर हम अपनी अप्रोच को पॉजिटिव रखें और इसके अलावा थोड़ा सा जो जनाब ऑर्थोडॉक्स अप्रोच है उसको चेंज करके अनऑर्थोडॉक्स जो चीजें हैं वो अपनी गेम के अंदर लेकर आए तो हम सरप्राइज दे सकते हैं। और पाकिस्तान के पास जनाब ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जरूर है कि पाकिस्तान यहां पर जो ऑस्ट्रेलिया है उसके खिलाफ सीरीज जीत सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान ने सीरीज जीतनी है तो उसका एक फार्मूला मोहम्मद आमिर ने प्रेजेंट किया और इस फार्मूले के मुताबिक अगर आपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर जीतना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट यह है कि आप बॉलिंग का जो इनिशियल फेज है वो भी विन करें, इसके अलावा आपके जो ओपनर्स हैं वो भी आपको एक अच्छा और सॉलिड आगाज प्रोवाइड करें ताकि आप फट्टे के ऊपर 270 से लेके 300 रन जो है वो एटलीस्ट लगा सकें। और जब आप इतने रन फट्टे के ऊपर लगा लेंगे तो देन आपके जो जीतने के चांसेस हैं वो सेकंड इनिंग शुरू होने से पहले ही 50% को क्रॉस कर चुके होंगे। सो अब पाकिस्तान की जानिब से शाहीन ने तो जनाब नई गेंद के साथ बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की, लेकिन अगर बैटिंग लाइनअप में देखा जाए तो हमारे पास अब्दुल्ला और साइम अयूब हैं। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद मैं अब्दुल्ला के खिलाफ बोलता हूं, लेकिन और फिर किसी किस्म का बुग़्ज़ है तो भाईजान मुझे किस किस्म का बुग़्ज़ हो सकता है? अब्दुल्ला शफीक का ताल्लुक सियालकोट से है, मेरा ताल्लुक सियालकोट से है और सियालकोट ही होने के नाते मुझे तो अब्दुल्ला शफीक से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन अब्दुल्ला शफीक डिलीवर नहीं कर पा रहा, इसके अलावा साइम अयूब भी डिलीवर नहीं कर रहा। और अगर आपके दोनों ओपनर डिलीवर नहीं कर रहे तो फिर भाईजान आप ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम चाहे वो सेकंड स्ट्रिंग ही क्यों ना हो नहीं जीत सकते। सो आपको अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप कामरान गुलाम को एज एन ओपनर नहीं खिलाना अफोर्ड कर सकते तो देन हसीबुल्ला खान आपके पास जो 15 मेंबर स्क्वाड है उसके अंदर मौजूद है, आप हसीब के साथ ट्राई करें। और हसीब बेचारे के साथ भी इतनी ज्यादती हुई कई साल के आगाज पर जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड में खेलने के लिए गया तो इसको पहले 4 मैचेस के अंदर चांस नहीं दिया गया, 5वें मैच के अंदर चांस दिया गया और इसको जो चीज समझाई गई, जो इसकी बैटिंग से नजर आया वो ये था कि भाईजान आपका एक ही रोल है, आपने जाना है छक्के मारने की कोशिश करनी है। और फिर जब जनाब हसीबुल्ला खान खेला तो गालिबन 3 गेंदों के ऊपर अंडा जो है वो हसीब ने स्कोर किया था। उसके बाद हसीब हमें कहीं नजर ही नहीं आया। अब उसकी दोबारा वापसी हुई है पाकिस्तान के 15 मेंबर स्क्वाड के अंदर, तो कम से कम उसको चांस तो देना, उसको चांस देकर देखेंगे भाईजान अगर आपका साइम अयूब के रिफ्लेक्सेस उस तरह से काम नहीं कर पा रहे, अगर अब्दुल्ला शफीक उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे तो हमारे पास ये एक लड़का मौजूद है, इसको हम टीम के साथ ट्रैवल तो करवा रहे हैं, तो इसको प्लेइंग 11 में डालते हैं, एज एन ओपनर चांस देते हैं, देखते हैं ये क्या करता है। आपने इतने चांसेस अब्दुल्ला और साइम को दे दिए तो कम से कम 2 से 3 चांसेस जो है वो हसीबुल्ला खान भी तो डिजर्व करता है। सो इसलिए नंबर 1 चीज ये है कि आपको अपनी जो ओपनिंग जोड़ी है उसके अंदर तब्दीली करनी पड़ेगी। और आपके पास जो इस वक्त टीम मौजूद है, जो 15 मेंबर स्क्वाड मौजूद है, उसमें जो ओपनिंग ऑप्शंस हैं वो बड़े लिमिटेड से हैं। आप अब्दुल्ला और साइम को ही लेकर गए, इसके अलावा हसीबुल्ला खान है, देन कामरान गुलाम है, इन 4 के अलावा 5वां मोहम्मद रिजवान हो सकता है कि शायद वो कहे कि ठीक है मैं T20 में ओपनिंग करता हूं तो मैं यहां पर ओपनिंग करता हूं और नंबर 4 स्लॉट जो है वो हसीब को दे देता हूं, या कामरान गुलाम जो है उसको नंबर 4 स्लॉट दे देता हूं, लेकिन ऐसा चूंकि होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सो इसलिए आपको अपनी ओपनिंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि जो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे हसीब की सूरत में वो आपको पे बैक भी करेगा। इसके अलावा जो एक अच्छी इंडिकेशन मिली है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड ओडीआई मैच से पहले वो यह है कि पाकिस्तान ने जो अपनी प्लेइंग 11 है उसके अंदर एक फ्रंट लाइन स्पिनर शामिल करने का फैसला कर लिया है। अब ये फ्रंट लाइन स्पिनर किसकी जगह पर खेलेगा इस पर अभी शकूक शुबहात हैं कि नसीम शाह बाहिर होंगे या मोहम्मद हसनैन, लेकिन कम से कम एक स्पिनर हमको सेकंड जो ओडीआई मैच है उसके अंदर खेलता हुआ नजर आएगा। और जो ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो यह है कि जनाब फैसल अकरम जो है वो ये मैच खेलेंगे। हालांकि फैसल अकरम की अपनी एबिलिटी है, लेकिन मैं जनाब जो इरफात मिन्हास है उसके साथ मैच में उतरता, क्योंकि इरफात मिन्हास जो हैं उनके पास बैटिंग करने की जो सलाहियत है वो भी मौजूद है। और अगर इरफात मिन्हास ऑस्ट्रेलिया के अंदर कामयाब हो गए तो देन एशियन कंडीशंस में परफॉर्मेंस देना उनके लिए जनाब हलवा होगा। सो इसीलिए आप
इरफात मिन्हाज के साथ ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप फैसल अकरम को चांस देना चाह रहे हैं तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी एट द एंड ऑफ द डे आपने जनाब जो पाकिस्तान में खेलनी है, सो पाकिस्तान की कंडीशंस के मुताबिक आपको कम से कम 2 स्पिनर्स जो हैं वो टीम के अंदर शामिल करने पड़ेंगे और एक फ्रंट लाइन स्पिनर तो हर सूरत आपको जो प्लेइंग 11 है उसके अंदर शामिल करना पड़ेगा। इसके अलावा आमिर जमाल के हवाले से भी ये चमगोइयां हो रही हैं कि उनको भी प्लेइंग 11 के अंदर जगह मिल सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान नसीम और हसनैन में से किसी एक को ड्रॉप करके इरफात मिन्हाज या फैसल अकरम को लेकर आ रहा है, तो देन जनाब जो पोजीशन आमिर जमाल की बताई जा रही है वो इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान के पास 3 पेसर्स होंगे, चौथा स्पिनर आ जाएगा और फिर पाकिस्तान के पास पूरी जो बैटिंग शीट है या जो प्लेइंग 11 की शीट है उसके अंदर पोजीशन बचती नहीं है। सो अब पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि वो आखिर करना क्या चाहते हैं। अगर आमिर जमाल को खिलाना है और एक फ्रंट लाइन स्पिनर को भी इंक्लूड करना है तो देन पाकिस्तान के पास ये चांस है कि पाकिस्तान कामरान गुलाम के साथ ओपनिंग कर ले और वहां से किसी एक ओपनर को ड्रॉप कर दिया जाए। इसके अलावा मिडल ऑर्डर के अंदर आप जनाब इरफात मिन्हाज जो है उनको इंक्लूड कर लें और उसके बाद जो आमिर जमाल हैं वो जो पेसर आउट होंगे उनकी जगह प्लेइंग 11 का हिस्सा बन जाए। इसके अलावा जनाब जो पाकिस्तान के बड़े नाम हैं जिनमें मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम हैं, इनके लिए खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान के ये जो शहजादे हैं इनको सेकंड ओडीआई मैच से पहले आईसीसी ने खुशखबरी दी है और शाहीन शाह अफरीदी ने जो बेहतरीन परफॉर्मेंस दी फर्स्ट ओडीआई मैच के अंदर, तो इसकी वजह से इनकी जो रैंकिंग है वो 7वें से चौथी पोजीशन पर आ गई है। फखर जमान इस सीरीज में हिस्सा नहीं है और उनकी जो पोजीशन है वो जनाब अभी तक नामी है, जबकि बैटिंग के अंदर बाबर आजम जो पहले ही नंबर 1 रैंकिंग के ऊपर थे उनके रेटिंग पॉइंट्स जो हैं उनके अंदर इजाफा हुआ है और उनकी जनाब जो नंबर 1 पोजीशन है वो मजीद स्ट्रेंथन हो गई है। इसके अलावा जनाब जो पाकिस्तान के कप्तान है मोहम्मद रिजवान, उनको टेस्ट फॉर्मेट के अंदर जो आईसीसी बैट्समैनों की रैंकिंग है उसमें प्रमोशन मिली है। इसके अलावा अब जाते जाते आपको बता दूं जनाब फखर जमान के हवाले से, और फखर जमान ने जो पोस्ट की इंस्टाग्राम के ऊपर उसमें लिखा पुशिंग लिमिट्स एंड ब्रेकिंग बैरियर्स कीप गोइंग। अब फखर जमान के हवाले से कहा जा रहा था कि शायद फखर जमान को जब माफी तलाफी मिले ना तो फखर जमान खामोश हो जाए, लेकिन ये उनकी ट्रेनिंग की वीडियो और पिक्चर जो है उसके अंदर ये कैप्शन ब्रेकिंग बैरियर्स, इस वजह से कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स का ये ख्याल है कि शायद फखर जमान ने ये समझा है कि मुझे माफ़ी तलाफ़ी नहीं मिली, बल्कि जो मेरे लिए आवाज़ें उठाई गई थी उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड माफ़ी मांगने पर मजबूर हुआ है। तो एक बेवजह कंट्रोवर्सी जो है वो फ़खर जमान की इस इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर की जा रही है। हालांकि मुझे लगता है कि अगर आप कैप्शन देना चाहते हैं तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन चूँकि रिसेंट पास्ट के अंदर जो कुछ हुआ था उससे इस पोस्ट को लिंक किया जा रहा है, तो फिर भी जनाब जो फ़खर जमान है उनके हवाले से खुशखबरी है कि दौरा साउथ अफ्रीका जो है उसमें कम से कम जो फखर जमान है वो पाकिस्तान के लिए ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे और पाकिस्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले फखर जमान को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 ओडीआई मैचेस और उसके अलावा जो ट्राइलैटरल सीरीज है उसके अंदर 2 मैचेस देगा और फिर फखर जमान चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।